We carry on with our earlier session on cash versus options trading. तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कैश ट्रेडिंग या कैश या इक्विटी, जिसे कॉमन लैंग्वेज में सीएनसी, बाइंग और सेलिंग के ऊपर कंपैरिजन किया था और इसको कंपेयर किया था कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग के साथ। या मैं इसको दोबारा से बोलूं तो हमने आपको नोटिस करवाया कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स ये एक तरह के डेरिवेटिव्स हैं और हमने अपना सारा फोकस शिफ्ट किया था ऑप्शंस के ऊपर। और ऑप्शंस आपको बताए गए थे कि दो तरीके के हैं, एक कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है। और हमने कंपेयर करना चाहा था कि भाई आपको अगर एक इक्विटी शेयर को खरीदना है तो आइदर आप उस शेयर को खरीदिए या तो प्राइमरी मार्केट से थ्रू द रूट ऑफ आईपीओ, या फिर एक नॉर्मल ट्रेडर उसे खरीदेगा सेकेंडरी मार्केट से। अब जब ये वर्ड बोला गया ट्रेडर, तो जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दो दिन के लिए या बहुत शॉर्ट पीरियड, एक दो दिन की जगह एक दो हफ्ते हो सकता है, तो हम उन्हें नॉर्मली ट्रेडर बोल देते हैं, जो माइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस को बुक करके प्रॉफिट लॉस जनरेट करते हैं। और जो जिन लोगों का होराइजन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक है वो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, और जिनका होराइजन मोर देन 1 ईयर है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो वो जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं वो शेयर्स को खरीदते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और उस पर्टिकुलर प्राइस से जब प्राइस इंक्रीज हो गया पीएन, तो वो अपना कैपिटल गेन्स जनरेट कर लेते हैं। और हमने इससे आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना नोटिस करवाया। तो एक नॉर्मल बेसिक अंडरलाइन फैक्ट आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि अगर एक आदमी कैश मार्केट में, कैश एंड कैरी इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो वो करंट मार्केट प्राइस पे परचेज करता है और एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो जाए, और जिससे कि वो अपना कैपिटल गेन्स जनरेट कर सके। बट कई बार ये पॉसिबल है कि आपको लगता है कि भाई आप जिस प्राइस पर आज एक शेयर ट्रेड कर रहा है, आपको लगता है कि फ्यूचर में जो मार्केट की कंडीशंस है वो बेयरिश है, और जो पी एन होगा वो कम होगा। इट मींस पी जीरो विल बी मोर देन द पी एन, और ये जो मार्केट के प्राइस में स्लम्प होगा, इस स्लम्प से आप प्रॉफिट तब कमा सकते हैं जब आप ये जो पी एन माइनस पी जीरो था, ये पॉजिटिव आपके लिए तब हो सकता है जब आपने बाय की जगह करंट पे सेल किया हो और फ्यूचर में बाय किया। अब नॉर्मली जो चीज आपके पास है, अगर इक्विटी आपके पास शेयर की डिलीवरी है तभी आप उसे सेल कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास वो पोजीशन है ही नहीं, इक्विटी है ही नहीं, तो आप उसे बिना पोजीशन के सेल नहीं कर सकते। और अगर सेल नहीं कर सकते तो उसे फ्यूचर में बाय कैसे करोगे? तो इस तरह से इस स्लंप से प्रॉफिट को जनरेट करना इक्विटी में, कैश मार्केट में इम्पॉसिबल था। पुराने टाइम में ये सब पॉसिबल था, तो लोग सेल करते थे और फिर फ्यूचर में जाके उसे वीकली सेटलमेंट में, मंथली सेटलमेंट में एडजस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर लेते। बट इससे मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता था और लोग इस बेरिश मार्केट के सेंटिमेंट को कैश करके, और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन मार्केट में हो जाता था, जिससे कि जो कॉमन इन्वेस्टर था वो लॉस में बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाता था। तो अब नए सेबी की गाइडलाइंस से आप, अगर किसी तरीके से आपने बिना किसी डिलीवरी या बिना किसी इक्विटी शेयर की आपके डीमैट अकाउंट पर डिलीवरी होने के बावजूद उसे सेल कर दिया, तो हम उसे नाम देते हैं शॉर्ट सेल। और ये शॉर्ट सेल अलाउड है, बट ओनली इंट्राडे अलाउड है। तो इसका मतलब अगर आपने बिना डिलीवरी हुए किसी शेयर को सेल कर दिया तो आपको उसे सेम डे उसे आपको बाय करना पड़ेगा। तो अगर मॉर्निंग में, सुबह का मार्केट प्राइस ज्यादा है और इवनिंग में क्लोजिंग के टाइम का मार्केट प्राइस कम है, तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और अगर वो इंट्रा डे में प्रॉफिट हुआ तो आप उसे एक तरीके का स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग प्रॉफिट कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको कंपल्सरीली लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है जिसे हम लोग स्पेकुलेशन कह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं कैश ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। ये बात इसलिए स्ट्रेस कराई गई कि आप एक बियरिश मार्केट में, जहां आपको इस बात का पूरा
कंफर्मेशन या ये कहना चाहिए कि एस्टिमेशन है या आपका ये गट फीलिंग है कि प्राइस विल गो डाउन। तो अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो आप या तो कैश ट्रेडिंग करके या फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग करके उस इंक्रीज इन प्राइस से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है जहां जो P0 विल बी मोर देन Pn, तो आइदर यू सिट ऑन द साइडलाइन एंड देन यू वेट फॉर द राइट मार्केट प्राइस टू एंटर सो दैट जब ये फ्यूचर में और ग्रो करेगा तब जाके आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और you can enter the market through the strategy of put option trading। जहां आपको लगता है कि मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट है वहां पर आप डिलीवरी या कैश मार्केट के थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन पुट ऑप्शन आपको एक ऑप्शन देता है, एक चांस देता है कि आप इस बेयरिश सेंटिमेंट से भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दो इट इज रिस्की, बट इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू एंटर इनटू द मार्केट and cashify such very sentiment where you are confirmed in your own assessments that the current market price will be higher and the price in the future will be lower, and you can always generate profits from such fall in the price of a particular share. So option trading just gives a upper hand in comparison to the cash trading in such bear market because they give you a chance to generate profits through put option trading. So we can always say that put option trading is an option where a investor or trader believes that the current price of the share will go down in future, and he meets another people who believes otherwise. So there is one investor X who believes that P0 will be more than Pn, and there is another investor Y who believes that the P0 will be less than the Pn. It means one person is of the bearish view of the market and another person is of the bullish view of the market. So when we took the first part, we started with an example of Infosys and we took the price of the share as 1000 P0, and we said that there will be one person who will be buying the option. That person will be known as the put option buyer or the holder, and the person who is of the bullish view and is ready to sell such put option will be known as the put option seller or the writer. Here, the put option buyer will give the premium and he will give him the assurance that he will be ready to purchase the goods at the price which will be known as the strike price, either before or on the strike date, because they are all European put options as we have written and discussed earlier. So if I say that this Mr. X and Mr. Y enters into this contract to buy a put option of Infosys for say 30th July 2022 for a price of 1050 PE. It means Infi is the name of the script, that is the Infosys Limited. 30th June is the strike date. 1050 is the strike price. P denotes the put and E denotes the European. And here X is the put option buyer and Y is the put option seller. And
X has given us premium of say rupees 20 as a premium. So first and foremost, the maximum loss of Mr. X will be rupees 20 and the maximum profit of Mr. Y will be rupees 20. That is the foremost thing. और जो मैक्सिमम प्रॉफिट की फिगर है एक्स की वो अनलिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस की लिमिट वाई की वो अनलिमिटेड है एंड द कॉन्सेप्ट विल बी कि वी बिलीव दैट X is ready to sell the share of the Infosys at rupees 1050 on any date till 30th June. And Mr. Y believes that the price of the Infosys share will be much more than 1050 and therefore X will not enforce its option because if the price in the market is more than 1050 then why will Mr. X come to him and sell the Infosys shares to him? So X will not exercise his put option and he will receive his premium of rupees 20. And if we say that the lot size is say 300 shares, so this 20 premium is the per share. And if the lot size here is 300, so X will lose 300 into 20 and Y will gain 300 into 20. So the point here is that Y is expecting that the price of the Infosys till 31st till 30th July will not be less than 1050. So the option will not be exercised. So if the price is only 1060 or the price is 1070 or the price is more than 1080 whatever, so any price above 1050 the option will not be exercised and Y will get the premium as his profit. But if the price is less than 1050, say 1040, let's say for example, so the price of the Infosys share in the market is 1040 and X with the virtue of such put option purchase has a right to sell the goods as 1050 will be having a profit of rupees 10, but he has already given 20 as a premium. So basically, X will end up losing minus 10 and Y will end up getting rupees 10. So similarly, if the price is say 1030, so he will receive 20 is the profit, 20 is the loss on the premium. So there will be no profit and no loss to, so we can say that in this case 1030 will become the break-even point. So if the price comes on 1030 around, then it will be break-even. Neither the put option buyer holder nor the pull or put option writer seller will be having any losses. But if the price falls below 1030, so whatever is the price fall below 1030, say for example the price is 1020, so in a way जो चीज मार्केट में 1020 रुपए की है एक्स के पास ये चांस है, ये ऑप्शन है, ये हक है कि वो चाहे तो उसको 1050 की वाई को बेच दे क्योंकि वाई ने ये उसे कमिटमेंट दी हुई है जिस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए उसने उससे प्रीमियम लिया हुआ है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पुट ऑप्शन एंटर हुआ हुआ है। तो यहाँ पर कोई एक्चुअल शेयर ट्रांजैक्शन नहीं होती, जो प्राइस डिफरेंस है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। So what will happen that X is having a profit of rupees 30. So instead of X going to Y and actually buying the share for rupees 120, 1020, and then selling in the market for 1050 or vice versa,
कि भाई मैं 1020 में मुझे मार्केट में मिल रहा था, लेकिन मैं आपको 1050 में बेचूंगा, तो मैं आपसे 1050 के पैसे लेके बाकी अब मार्केट में सेटल करूं, इसकी जगह जो 30 रुपए का डिफरेंस है ये एक्स वाई से ले लेगा। तो वाई विल पे 30 रुपीज, जबकि पहले उसने लिए कितने थे, उससे सिर्फ 20 रुपए। तो हुआ क्या कि क्योंकि एक्स की बात ठीक हो गई, मार्केट में बेयरिश मोमेंट आ गया, इन्फोसिस का शेयर एक्सपेक्टेशन से स्लम्प हो गया, या वाइस वर्सा केस में देखा जाए, तो वाई ने सोचा था कि मार्केट में इन्फोसिस का शेयर बढ़ेगा, लेकिन जो उसका एस्टिमेशन था वो गलत हो गया, और 1050 की जगह वो शेयर नीचे रह गया। तो वो जितना उसने प्रीमियम लिया था वो तो उसको वापस देना पड़ रहा है। क्यों लेकिन देना पड़ रहा है उसको ज्यादा, क्योंकि उसने लिए तो सिर्फ 20 रुपए थे और उसे नुकसान हो रहा है 30 रुपए का। तो एक्स 10 रुपए कमा के घर चला जाएगा, और उसके पास 300 शेयर का लॉट था, तो 300 × 10, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से 3000 रुपए एक्स प्रॉफिट कमा के चला जाएगा। और वाई ने दिए 30 रुपए और आए थे 20 रुपए, तो 10 रुपए का नुकसान 300 शेयर पर 3000 रुपए का लॉस लेके चला जाएगा। और ये बात आप नोटिस करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितना होल्डर का प्रॉफिट है उतना राइटर का लॉस है, या वाइस वर्सा। जितना राइटर का प्रॉफिट होगा उतना ही होल्डर का लॉस होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग है कि एक बियरिश मार्केट में, एक बियरिश मार्केट के अंदर, जहां आप, बियरिश मार्केट का मतलब क्या हुआ, जहां इन्वेस्टर को लगता है, ट्रेडर को लगता है कि मार्केट आज के रेट से नीचे जाएगी, वहां पर या तो आप शॉर्ट सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस शॉर्ट सेल सेल ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा, विच इज नॉट अ कैश मार्केट ट्रेडिंग। या फिर आप पुट ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, पुट ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं एज पुट ऑप्शन बायर। या पुट ऑप्शन बायर की जगह आप इसको उल्टा कॉल ऑप्शन की राइटर भी कर सकते हो, कि आपको पता है कि वो बंदा जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है वो सोच रहा है कि मार्केट बढ़ेगी, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी। तो आप बियरिश मार्केट में ये तीन ऑप्शन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट इस बियरिश मार्केट में कोई कैश ट्रेडिंग नहीं पॉसिबल है, एंड दैट इज द लूप होल ऑफ द कैश इक्विटी ट्रेडिंग। बट अगर आप बुलिश मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बुलिश मार्केट में सबसे सेफ एंड साउंड जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वो कैश ट्रेडिंग है, जहां पर आप शेयर को करंट मार्केट में खरीदते हो, और फ्यूचर में जब वो प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कैपिटल गेन्स जनरेट कर सकते हैं, along with any inherent capital gains that could have been received। और इसके अलावा आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कि जिस तरह से आपने पहले बेचा फिर खरीदा, सिमिलरली आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में शेयर को बाई करिए, और फिर जब प्राइस बढ़ जाए तो प्राइस ऑफ द मॉर्निंग इज लेस देन द प्राइस इन द इवनिंग, और आप इस तरह से इंट्राडे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। या फिर आप पुट ऑप्शन के राइटर की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पुट ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ राइटर, मतलब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, तो आज जो लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगी वो पुट ऑप्शन खरीदेंगे, और आप उनको पुट ऑप्शन बेचकर राइटर बन के अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो जो प्रीमियम आपको मिलेगा वो प्रीमियम आपके एज इट इज इनकम बन जाएगा। या फिर एज डिस्कस इन द लास्ट सेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, कि आप कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हो, कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो एज होल्डर। तो इस केस के अंदर आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं, इस वाले ऑप्शन में आपके पास लिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं, और इंट्राडे में अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं, कैश के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं। सिमिलरली जब आप पुट ऑप्शन के बायर बनेंगे तो अनलिमिटेड के चांसेस हैं, पुट ऑप्शन
इंटरडे में आपके अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं, सिर्फ राइटर के तौर पे आपको लिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं. तो यू विल सी दैट whenever there is a position as a writer, तो जो ऑप्शन राइटर है, वो ऑप्शन राइटर, चाहे वो ऑप्शन राइटर कॉल ऑप्शन का हो और चाहे वो पुट ऑप्शन का हो, they will always having they'll always be having limited profits but unlimited loss potential. तो सम पीपल विल से कि जब प्रॉफिट लिमिटेड है और हमेशा अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है, देन व्हाई विल पीपल बी विलिंग टू बिकम अ राइटर? So that is why normally this position is fulfilled ideally by professionals. तो जितने ये बड़े प्रोफेशनल्स आप फर्म नोटिस करते हो, मॉर्गन स्टैनले, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, तो ये जो बड़े आप ब्रोकरेजेस फर्म को आप नोटिस करते हो, जिनकी रेटिंग देखकर आप शेयर्स को खरीदने बेचने के डिसीजंस लेते हो, दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे डू हैक्टिक रिसर्च. They do hectic research on either the stock or the index, and only then they become a writer. So we will summarize on this note कि भाई कैश की इक्विटी ट्रेडिंग is quite safe as compared to the option trading, though as compared to the other risk class, or I should say, as compared to the other assets class, equity is a high risk investment option. But as they say, higher is the risk, higher is the return. So, as per the historical facts, equity has always been the highest return generating asset option available among the other asset classes. But when we compare them to the options writers are always having an edge over the option holders. Though option writers seem to have limited profit potential on paper, but because of the extensive research and the done and the basic nature that they are undertaken by the professionals, and also writing an option requires more funds, which normally is not available with the retail investor. So, therefore, it has been a long proven fact that people working as writers are primarily generating more profits, even though that was limited, but still, as per the cost benefit ratio, the percentage return basis, the writers have been generating more profits, much more profits as compared to the option holders, whether they are option call option holders or the put option holders, just because of the fact, because they were such option holders are primarily retail investors, and they neither have the perfect expertise nor have done the perfect research to enter into these options, and just the greed of generating high profits prompts them to enter into these options with the objective that they will generate unlimited profits. So they have in mind that they have the limited loss potential and they have a chance of unlimited profits, but it actually doesn't happen, and they fall into this trap and keep on losing money in this equity market. So I will advise that those who are either new into the market, or they don't have the perfect knowledge, or they don't have the time to continuously watch the market, they should keep away from these options trading and should concentrate on cash equity trading, and that I assure you will give you returns which you will be proud of. Thank you.